दोस्तों नमस्कार। ये सिक्स क्लास एनसीईआरटी साइंस है और आज के क्लास में हम देखेंगे अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु का मतलब क्या होता है ना, तंतु का मतलब होता है धागा, और धागे से वस्त्र कैसे निर्माण हुआ और आज भी कैसे निर्माण होता है, इसी सब पहलुओं के बारे में इस अध्याय में पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो भूजो पहेली तो आपको मालूम ही होगा कि दो कैरेक्टर है, वो आपस में वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए देखा जा रहा है कि पहेली और भूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। मतलब विज्ञान से संबंधित प्रश्न का प्रतियोगिता हो रहा था, उसी में भूजो क्या कर रही है ना, फर्स्ट आ रही है। ठीक है, वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। तो बात सही है कि जो जीतेगा वह तो खुश होगा, उत्तेजित होगा। आगे बोला जा रहा है, और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री के विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। यहाँ पर विविधता का आज से है वैरायटी। मतलब जब वस्त्र की दुकान पर गए तो कपड़ा का इतना ना ज़्यादा वैरायटी दिखाई उन लोगों को दिया ना, कि वो उलझन में फंस गए। आगे बोला जा रहा है कि दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम है। तो सूती जो वस्त्र होता है ना, ये तो आपको मालूम है कि कपास के रुई से बनता है सूती का वस्त्र, तो वह क्या हो गया, नेचुरल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे वस्त्र हैं जो लाइलॉन के बनते हैं, तो वह क्या हो गया ना, आर्टिफिशियल हो गया। आगे बोला जा रहा है कि उनके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकानदार ने बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी, मतलब दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। ठीक है, पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे, उत्तेजित दिखाई दे रहे थे ये सब वस्त्र की वैरायटी को देखकर। ठीक है ना, उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी और मफलर, एक सूती साड़ी और एक सूती साड़ी खरीदी। कहने का मतलब यहाँ पे एक कहानी दिखाई दे रहा है, और इस कहानी का मेन जो व्यू है वो यह बताना है ना कि जो वस्त्र होता है ना, वो बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और भूजो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्तु को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बेडशीट तो सबको मालूम ही होता है क्या होता है। तो बेडशीट, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया तथा झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, बस्ते का मतलब बैग, ठीक है ना, बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचानना जो चालू किया, मतलब पहचानना जब प्रारंभ किया, तो सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। मतलब उन सभी की पहचान किस रूप में किया ना, तो कुछ उसमें से ऊनी था, कुछ उसमें से रेशमी था और कुछ उसमें से संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम था। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो बोल दीजिए कि हाँ कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि वस्त्रों की विविधता, विविधता का मतलब वैरायटी। ठीक है ना, तो क्रियाकलाप एक किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए और सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कर्तन, कर्तन मतलब जो नए कपड़ा बच जाता है, जिसको छांट बोला जाता है, टुकड़ा बोला जाता है, उसी कर्तन कतरन को क्या करिए ना, एकत्र कीजिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि कपड़ों की प्रत्येक कर्तन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का क्या करिए ना, अनुभव कीजिए। मतलब छू कर देखिए कि कौन ज़्यादा कोमल है, कौन थोड़ा कम कोमल है, यही बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास करें। मतलब उस पर सिंपली लिख दें। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि क्या आप यह जानना चाहते हैं कि वे विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। मतलब सतत टुकड़ा का मतलब हुआ कि वो लगातार, मतलब एक धागे के बगल में एक धागा को जड़कर बनाया जाता है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? तो क्या देखा, तो जो देखा है उसको बताना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछे कि क्या देखा, तो बोलिए कि धागे को जोड़ जोड़ कर उस कपड़े को बनाया गया है। आगे क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2 में बोला जा रहा है कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, और इसके एक सिरे पर
कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो मतलब उसमें से एक सूत को ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। तो बाहर खींचिएगा तो सूत निकल जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक तागे धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। मतलब तागे को जोड़ जोड़ कर क्या किया जाता है ना, वस्त्र को बनाया जाता है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि यह तागे किसके बनते हैं। तो अब आगे पूछा जाएगा, मतलब आगे बताया जाएगा कि तागे किस चीज़ को बनते हैं। और तागे ही क्या कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। ठीक है। इसको समझाने के लिए क्रियाकलाप किया गया है। बोला गया है कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से दबाया जा रहा है। ठीक है ना, तो वहीं बोला जा रहा है कि अपने अंगूठे से क्या करें ना, दबाएं। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश, जो चित्र में जो दिखाया जा रहा है इसी अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। ठीक है ना। क्या आप इस सिरे पर, मतलब क्या बोला जा रहा है, क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। तो यह जब मतलब उसको नोचा जाएगा, उसको उखाड़ा जाएगा ना, तो क्या होगा ना, बहुत सारे उसमें से छोटे छोटे तागा निकलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तागे निकलेंगे। आगे देखिए अब क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि सुई में तागे को पिरोने का मतलब होता है डालने। तो सुई में तागे को डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण, मतलब देखना। तो प्रेक्षण क्या होगा कि कई बार तागे का एक सिरे कुछ पतली लड़ियों में क्या होता है ना, लड़ियों में पृथक हो जाता है। और ऐसे होने पर तागे को सुई की नोक से गुजारना या फिर उसमें डालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती है। मतलब वो जो पतली लड़ियाँ है वो और भी कई छोटी छोटी पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला जा रहा है कि उसी पतली पतली जो लड़ियाँ होती है ना, उसी को तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। अब देखिए, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं। तो अब तो ये बात आप जानिए गए कि वस्त्र तागे से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अनेक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये तंतु कहाँ से आते हैं, तो अब चलिए देखिए तंतु कहाँ से आते हैं। ठीक है ना। तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों, मतलब देखिए यहाँ पर कुछ वस्त्र में, जैसे सूती जो वस्त्र है ना, यह किससे बनता है, तो जूट से। ठीक है ना। रेशमी और ऊनी जो वस्त्र होता है ना, वह किससे बनता है, तो पादपों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो पौधा या जंतु से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ठीक है ना। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से, मतलब उसके जो बाल होता है ना, उसके बाल को कतर कतर के ऊन बनाया जाता है। ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। और इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किए जाते हैं। और जो रेशमी तंतु होता है ना, वह रेशम कीट के कुकून से खींचा जाता है। ठीक है ना। रेशम कीट के कुकून से खींचा जाता है। बोला जा रहा है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। ठीक है ना। अब पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पादप अथवा क्या चीज, तो जंतु नहीं है, उससे भी तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पॉलिस्टर, लाइलॉन और एक्रिल संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये सब है ना, यह संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। नाम में क्या है, पॉलिस्टर हो गया, लाइलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि भूजो जो है, यह एक प्रश्न कर रहा है कि भूजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्त्रों को संग्रहालयों में देखा है। ठीक है ना। और उन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये सभी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। तो दुनिया का कोई भी वस्त्र जब आप जान चुके हैं तंतु से बने हैं, तो क्या वह तंतु से नहीं बना होगा, तो वह भी बना होगा। अब देखिए कुछ पादप तंतु के बारे में। ठीक है ना। जैसे पहला में नाम आ रहा है रुई का। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों का मतलब आप समझ रहे हैं क्या,
दिया, तो तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है। और इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? तो क्या उपयोग में लिया जाता है? वस्त्र लिया जाता है, वो भी सूती का वस्त्र लिया जाता है, ठीक है ना, या फिर रुई भी लिया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि इस रुई का उपयोग गद्दों में, रजाइयों में अथवा किसमें, तकियों में भी किया जाता है। तो मतलब रुई का उपयोग केवल तेल का बत्ती बनाने में ही नहीं बल्कि इन सभी पदार्थों में भी किया जाता है। अब देखिए, कुछ रुई लीजिए और इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आपने क्या प्रेक्षण किया, मतलब आपने क्या देखा? तो ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु के बने हैं। मतलब जब रुई को हम खींचते हैं तो पतले पतले तंतु में बदल जाते हैं और वो तंतु किससे बनता है? कपास से बनता है। अब देखिए, रुई कहाँ से आती है? तो अब आपको पता चल गया कि कपास से आती है। आगे बोला जा रहा है कि इसे खेतों में उगाया जाता है। किसको खेतों में उगाया जाता है? कपास को खेतों में उगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु कैसा होता है? तो मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। मृदा काली होनी चाहिए और जलवायु कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो बोलिए यस। महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, गुजरात का नाम ले लीजिए, ये सब कपास की कृषि के लिए भारत में मशहूर स्थान है। आगे बोला जा रहा है कि कपास के पादप फल, फल का मतलब कपास के गोलक, ठीक है ना। तो वहीं बोला जा रहा है कि जो कपास के पादप होते हैं ना, पादप के फल लगभग नींबू की, किसकी? तो नींबू के माप के होते हैं, मतलब नींबू के आकार के होते हैं, ठीक है ना। अपूर्ण परिपक्व हो जाने पर, मतलब पूर्ण रूप से वह तैयार हो जाने पर क्या होता है ना, तो बीज उसमें क्या होते हैं ना, टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से, कपास क्या होता है ना, कपास तंतुओं से ढके बिनैले को देखा जा सकता है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, क्या आपने ऐसा कपास केस देखा है जहां कपास चुने जाने के लिए तैयारी हो चुका है? तो यदि देखा है तो बताइए और नहीं देखा है तो नहीं बताइए। बोल लीजिए नहीं देखे। अब देखिए, इस समय खेत कपास के परिफूलों, मतलब रों, ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे तंतु जिसको रोआ नहीं कहा जाता है, तो रों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया गया हो। मतलब खेत एकदम उजला उजला हो जाता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि साधारणतः इन कपास बौलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब ये कपास का जो फल होता है ना, उसमें से हाथ से उसमें से रुई को निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कपास से बीज को कंक कंकतन द्वारा, किसके द्वारा? कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं, कपास ओटना, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटा जाती थी, ठीक है ना, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ कपास को ओट रहा है, ठीक है ना, ये हाथों से, ठीक है। अब बात करेंगे हम जूट पर, जिसको पटसन भी कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि पटसन तंतु को पटसन पादप के तन्ने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ से आता है? तो पटसन नामक एक पौधा के तन्ने से प्राप्त होता है। वहीं कपास किससे, मतलब रुई किससे प्राप्त हो रहा था? तो कपास के फल से, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि भारत में इसकी खेती है ना वर्षा ऋतु में की जाती है और भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि पटसन की खेती किस ऋतु में होती है? तो वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो मतलब पटसन को कब काटा जाता है? तो जब वह फूलने लगता है तब, ठीक है ना। मतलब कपास का जो पौधा जब फूलने लगता है तब, मतलब पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। आगे है कि फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। मतलब तालाब उलाब में इसको क्या किया जाता है ना, डाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसे करने पर तना गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा, मतलब उन्हें पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो देखिए, जब तन्ना गल जाता है ना, मतलब तन्ना का ऊपर का छिलका होता है वो गल जाता है, तो जो पटसन होता है ना उसको हाथ से निकाल दिया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में क्या किया जाता है ना, बदल दिया जाता है। आखिर आगे बोला जा रहा है कि ऐसा कैसे होता है? तो बोल दीजिए कि हाथ से होता है या फिर मशीन से होता है। तो देखिए, यहाँ पर हाथ से भी बनाया जा रहा है, मशीन से भी बनाया जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए सूती तागे की कताई, ठीक है ना। तो देखिए आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, सूती जो तागा है उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है क्रियाकलाप 4 में कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चिटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए, ठीक है ना। आप क्या, अब देखिए क्या आप तागा बना सकते हैं, तो वैसे आप करिएगा ना तो देखिए ये तागा बन जाएगा। जो यहाँ पर ये बना रहा है ना वैसे करके तो तागा वैसे बन जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। क्या करते हैं, रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है, रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। आगे बोला जा रहा है कि कताई के लिए एक सरल जो युक्ति है यह हस्त तकुआ है, मतलब हाथ से कताई करना, ठीक है ना। हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तकली भी कहते हैं, तकली भी कहते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य जो युक्ति है, अन्य मतलब उपकरण है, मशीन है, वो क्या है, चरखा है, ठीक है ना। चरखे का उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे ना, क्या किए, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, ठीक है ना, लोकप्रियता प्रदान की थी। आगे बोला जा रहा है कि उन्होंने लोगों को हाथ काटे तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब बोले कि चरखा से आप लोग वस्त्र बनाइए, ब्रिटेन के मिलों में या फिर कारखानों में बने वस्त्र का उपयोग न कीजिए। आगे बोला जा रहा है कि बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से की जाती है और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। अब तागा नहीं समझ में आए तो गिट्टी समझते हैं ना, उसी को तागा कहते हैं। अब देखिए तागे से वस्त्र, ठीक है ना, तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधि बुनाई और बंधाई है, ठीक है ना, बुनाई और बंधाई। तो अब हम देखेंगे बुनाई में, ठीक है ना। तो क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तो देखिए दो सेट, एक सेट ऐसे चलता है, ठीक है ना, एक सेट ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वस्त्र बन जाता है, ठीक है ना। तो वहीं बोला जा रहा है कि दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ के कुछ पट्टियों को बुनने का हम क्या करें ना, प्रयास करें, ठीक है। अब क्रियाकलाप 5 में देखिए बोला गया है कि विभिन्न रंगों की दो कागज़ की शीट लीजिए और दोनों से क्या करिए ना, 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए, ठीक है ना। मतलब 30 सेंटीमीटर लंबा 30 सेंटीमीटर चौड़ा शीट काटिए, ठीक है ना। अब जैसा ये चित्र में दिखाया गया है 3.12 में, यहाँ पर देखिए ऐसे आपको क्या करना है, काट लेना है और उसके बाद ऐसे बुनना है, ठीक है ना। तो वही क्रियाकलाप यहाँ पर ये करवा रहा है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि दूसरे शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दोनों शीटों के खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे शीट के कटाव, दूसरे शीट के कटाव से चित्र 12.3 में दिखाए गए, मतलब दिखाए अनुसार क्या करिए ना, उसको बुनिए, ठीक है ना। तो उतना आपको बुनने का ज़रूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटी अनुमान लगा लेना है कि ऐसे क्या किया जाता है ना, बुना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि इसी ढंग से तागे के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं और तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है, करघों पर की जाती है। यहाँ पर 3.13 में आपको यह करघा दिखाया गया है, ठीक है ना। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि एक विशेष प्रकार की बुनाई, तो क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। उनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। मतलब एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है।
जैसे यहाँ पर अगला चित्र में जैसे दिखाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? तो बोलिए नहीं देखे हैं। आगे बोला जा रहा है कि जब आप ऐसे करते हैं तब क्या होता है। एकल तागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र क्या होता है ना, उधड़ता, मतलब उधड़ता चला जाता है या फिर उधड़ता जाता है। अब देखिए मोजे और बहुत ही अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है, बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है, ठीक है ना। दोनों प्रकार के बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है ना। तो वस्त्रों का उपयोग पहनने वाली वस्तु को बनाने में होता है। अब देखिए पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोलों के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है। तो इससे वस्त्र नहीं बनता है बल्कि रस्सी बनता है। क्या बनता है? रस्सी। अब देखिए वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों के छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को क्या करते थे ना, ढकते थे। तो ये तो सबको मालूम होगा। अब देखिए कृषि समुदाय में बसाव आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलिया, डलिया का मतलब टोकरी होता है, डलिया बनाना सीखा। इसके बाद है कि लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठ कर, मतलब ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई और उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो याद रखिएगा कि प्रारंभ में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। रुई माने कपास कहाँ उगाया जाता था? तो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। अब देखिए फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। अब प्राचीन जो मिस्र है, तो प्राचीन मिस्र के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मिस्र में क्या होता था ना, वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी, ठीक है ना। कहाँ पर? तो मिस्र की सभ्यता में। अब देखिए इन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, माने ढक लेते थे, ठीक है ना। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़ा तैयार किया और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों तथा लुंगियों तथा पगड़ियों के बिना, मतलब पगड़िया का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह बात सही है। और जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने का वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द से आप परिचित हो चुके हैं। अब छोटा सा इसका सारांश बचेगा, देख लीजिए। बोला जा रहा है कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, ठीक है ना। वस्त्रों में वैरायटी होती है, जैसे सूती, उन्नी, रेशमी तथा पॉलिस्टर। अब देखिए वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। उसके बाद रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि लायलॉन तथा पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे बोला जा रहा है कि रुई और जूट ऐसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब रुई और जूट जो तंतु है ना, वो पादपों से प्राप्त होते हैं। और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाता है।